Assalamualaikum. Today in study skills the topic is make an inference from reading. This is the continuing a topic of reading. Today we will see what is inference, and inference is an idea that is implied not stated. अब inference क्या होते हैं? बेसिकली कोई खुलासा किसी भी चीज़ का नतीजा आप किसी बात का जो अखज़ करते हो वो inference होता है. ये उसमें बयान नहीं किया जाता होता, जस्ट आप इसको समझते हो, अपने आप से आप इसको अखज़ करते हो, इसको निकालते हो खुद से. व्हेन द ऑथर्स मेन आइडिया इज़ अनस्टेटेड ट्राई टू इन्फर इट फ्रॉम द डिटेल्स दैट आर गिवन. जब एक ऑथर का जो मेन आइडिया है वो उस तरह से बयान नहीं किया गया तो उसको आपने उसकी जो डिटेल्स गिवन होती हैं उसके थ्रू जो आपने उसको समझने की कोशिश करनी होती है. Many inferences could be made from an author's main idea and details, but most can be classified into one of two categories. अब मोस्टली जो है एक कोई भी जो राइटर जो लिखता है उसका जो मेन आइडिया या उसकी जो डिटेल्स होती हैं उससे बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो आपकी हैं इन्फेरेंसेस वो आप इसको अखज़ कर सकते हैं. बट इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं वो टू हैं, पर्सनल इन्फेरेंसेस एंड टेक्सचुअल इन्फेरेंसेस. So personal inferences are those you can make by relating ideas you have read to what you know or have experienced. अब पर्सनल इन्फेरेंसेस वो होती हैं कि जब जो भी आप रीडिंग कर रहे हो अब उसको अपना जो प्रीवियसली आपका जो एक्सपीरियंस है या जो भी आपका अपना नॉलेज है आप उसको उस रीडिंग को उससे रिलेट करके जो भी आप अखज़ करते हो नतीजा वो आपकी पर्सनल इन्फेरेंसेस होंगी. Then textual inferences. These are educated guesses or conclusions drawn about an author's meaning based on stated details. अब ये आपकी क्या है, ऐसी आपके गेस आप जो भी अंदाज़े लगाते हो या आप कुछ कंक्लूड करते हो अब राइटर के जो भी उसने लिखा हुआ उसकी जो डिटेल्स उसने दी हुई है उसके ऊपर बेस करते हुए. द एबिलिटी टू मेक इन्फेरेंसेस इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. अब आपकी जो इस तरह की इन्फेरेंसेस करने की जो स्किल होती है ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कहलाती है. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि पर्सनल इन्फेरेंसेस और जो है आपकी टेक्सचुअल इन्फेरेंसेस ये क्या क्या हैं. Personal inferences. You probably make personal inferences about everyday's events because your experiences tells you what to expect or what seems like. अब आपकी जो डेली आपकी रूटीन लाइफ है इसमें जो जो वाक़यात होते हैं उनकी बिना पर अपने एक्सपीरियंसेस की बिना पर आप जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ जो है वो कोई भी जो चीज़ हो रही है वो किस तरह से हो सकती है. Here are some examples of personal inferences. अब इसमें जो आपको पर्सनल इन्फ्लुएंसेस की जो एग्जांपल्स हैं आपको गिवन उसके थ्रू जो आपको उसका ज़्यादा अच्छे से उसका आइडिया होगा. Suppose you are absent from several classes and the next time you attend the classroom is empty. You wait 10 minutes and still no one shows up. You conclude that the class must not be meeting for some reason that was announced during your absence. अब आप एक क्लास में जाते हैं, आप उससे पहले आप एब्सेंट रहे हो, अब देखते हो थोड़ी देर वेट करते हो क्लास एम्प्टी है, कोई नहीं आ रहा है क्लास में. 10 मिनट्स के बाद आपको जो आइडिया हो जाता है कि क्लास जो है वो आपकी है ही नहीं थी, आप एब्सेंट रहे थे तो जो भी कोई अनाउंसमेंट थी वो जो है वो हो चुकी होगी और आपको उसका नहीं पता. Or when you visit your favorite website, you know the information will be accurate and up to date because every time you have visited the site in the past, the information you have gained has proven to be reliable. अब कोई भी वेबसाइट आप अगर आप विज़िट करते हो, आपको कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको पता है कि अगर आप वहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि आपका जो प्रीवियसली जो आप जो चीज़ें सर्च कर चुके हो आपको पता है कि वह सब चीज़ें उस तरह से जो है वो रिलायबल हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसी वेबसाइट को जो आप विज़िट करते हो. तो ये आपकी पर्सनल इन्फेरेंसेस होती हैं कि आपको एक चीज़ ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, अगर वो सही है या गलत है तो उसी एक्सपीरियंस की बेस पर जो आप अपना नेक्स्ट भी जो अपना जो कंक्लूड करते हो वो भी उसी एक्सपीरियंसेस की बेस पर होता है. Then there are textual inferences. What you read in textbooks will be more meaningful for you if you relate it to your experience with and your knowledge of the other subject. अगर आप अपने जो भी किसी टेक्स्ट बुक में आप रीड करते हो अगर वो ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो मीनिंगफुल हो जाएगा अगर आप उसको अपने जो आपका जो भी एक्सपीरियंस प्रीवियसली रहा है या उसका जो भी आपका नॉलेज है आपका उसको अपने जो आपका जो राइटर ने लिखा हुआ है उस टेक्स्ट बुक में उसके साथ अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ते हो तो. Just as one can make personal inferences about what one reads, one can make textual inferences about what an author writes. अब जिस तरह से आप पर्सनल इन्फेरेंसेस बना सकते हैं रीडिंग करते हुए, इसी तरह से आप किसी भी राइटर के बारे में भी जो वो लिख रहा है उसके बारे में टेक्सचुअल इन्फेरेंसेस भी कर सकते हो.
A valid inference is one that can be supported by an author's main idea and details. लेकिन अब इसमें ये बात जो है आप जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी ऐसी कोई भी इन्फेरेंस जो कि किस राइटर के मेन आइडिया या उसकी जो भी गिवन डिटेल्स हैं उन पर अगर बेस करी होगी या उनसे सपोर्ट की जा रही होगी तो वो जो है वो एक वैलिड इन्फेरेंस होगी। अदरवाइज ओबियसली मे बी आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक बार वो ठीक हुआ अगली बार वो गलत भी हो सकता है, तो उसकी बेस पर जो है आप उसको एक वैलिड इन्फेरेंस नहीं कह सकते। बट अगर आपके पास एक ऑथर ने कुछ कोई भी जो मेन आइडिया है या उसकी कोई जो डिटेल उसने प्रोवाइड की हैं उसकी बेस पर अगर आप कुछ भी इन्फेरेंस जो है आप वो उस पर क्रिएट करते हो तो वो एक वैलिड इन्फेरेंस जो है वो काउंट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जब हमने रीडिंग करनी है तो हमने उसको देखना है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उसकी रीडिंग के जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो हमने किस तरह से करनी है। उसमें डिफरेंट टाइप्स जो है उसके ऑर्गेनाइजेशनल जो पैटर्न्स होंगे हमने उनको भी देखना है कि वो किस तरह से उसमें एक जो पैटर्न है वो किस तरह से उसमें क्रिएट किया गया है। अब इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो उसके जो ऑथर के मेन आइडियाज़ हैं उसी को सिर्फ जो आइडेंटिफाई करें, बट इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज आइडियाज़ कनेक्ट। अब आइडियाज़ गिवन हैं एक टेक्सचुअल जो भी आपको कुछ पैराग्राफ कुछ दिया गया है या कोई चैप्टर है या कोई भी लेसन आप जो पढ़ रहे हो, बट उसमें जो आइडियाज़ गिवन है वो किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पैटर्न जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स लिंक अ सेंट्रल आइडिया एंड डिटेल्स। अब जो कॉमनली जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न यूज़ होते हैं वो आपके सेंट्रल आइडिया और डिटेल्स को लिंक अप कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग 6 कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न मे हेल्प इन फॉलोइंग एन ऑर्डर आइडिया। जब आपने किसी भी राइटर के किसी भी कुछ चैप्टर या किसी भी कोई भी आपका जो टॉपिक है उसको आपने समझना है, तो उसको समझने के लिए जो राइटर के आइडिया को लाइक उसकी जो सोच है उसने जिसकी वजह से उसने वो चीज़ लिखी उसको समझने के लिए हमारे पास 6 कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ इफ़ टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड द पैटर्न इज़ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अगर दो चीज़ें जो हैं किसी भी टॉपिक में कंपेयर की जा रही हैं तो जो पैटर्न है वो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का है। सो इन सच काइंड ऑफ राइटिंग रीड टू फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब आपने ऐसी अगर कोई राइटिंग हुई है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है कौन सी सिमिलर हैं। सेकेंडली, इफ़ एन ऑथर एक्सप्लेन्स वाई समथिंग हैपन्स द पैटर्न इज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट। अगर कोई जो ऑथर है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ कोई भी जो वाक़या हुआ है या कुछ भी जो कोई फैक्ट के बारे में अगर बता रहा है उसकी कोई रीज़न आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका जो पैटर्न होगा वो कॉज एंड इफ़ेक्ट का होगा। सो रीड टू फाइंड रीजंस एंड रिजल्ट्स। अब आपने उसमें क्या करना है आपने वो रीजंस फाइंड आउट करनी है कि जिनकी वजह से वो जो भी इवेंट था वो हैपन हुआ, और आपने उसके रिजल्ट्स भी देखने हैं कि उस हैपनिंग के बाद जो है फर्दर जो रिजल्ट्स आए वो क्या थे। Thirdly, if an author groups items into categories, the pattern is classification। अगर कोई भी राइटर जो है वो कुछ ग्रुप आइटम्स को जो है उनको कैटेगरीज में उनको उनकी ग्रुपिंग करता है तो जो पैटर्न है वो आपकी क्लासिफिकेशन का है। सो डिटरमिन द नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कैटेगरी। अब आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ कैटेगरीज उसमें फाइंड आउट करनी है और आइडेंटिफाई करना है कि हर कैटेगरी की जो उसकी जो प्रॉपर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने उनको जो है उनकी डिटेल जो है आपने वो भी फाइंड करनी है। नंबर 4, इफ़ एन ऑथर सपोर्ट्स अ मेन आइडिया बाई गिविंग एग्जाम्पल्स द पैटर्न इज एग्जाम्पल। अगर कोई जो ऑथर है वो लिखते वक्त अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का जो यूज़ करता है तो उसका जो पैटर्न होगा वो एग्जाम्पल होगा। उसका लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जो हम उसे कहेंगे वो एग्जाम्पल का पैटर्न होगा। सो रीड टू फाइंड की इंट्रोडक्टिव फ्रेजेस सच एज for example and for instance। these phrases alert you that an example follows। अब उसमें क्या होगा, इस तरह के जो वर्ड्स आपके फ्रेजेस हैं for example and for instance, इस तरह के जो एग्जाम्पल जो फ्रेजेस हैं वो आपको इंडिकेट करेंगे कि इसमें यहाँ पर जो है आपके पास जो है उसकी आपके सपोर्ट जो करेगी आपकी उस आइडिया को उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई है।